हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 में क्या सब्जेक्ट रहेगा मेजर पेपर में और क्या रहेगा माइनर पेपर में, एक एक करके हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर की बात कर लेते हैं। मेजर पेपर में फर्स्ट पेपर जो है, सेकंड पेपर जो है मेजर पेपर का, चूंकि दो मेजर पेपर इसमें रहेगा तो ये मेजर पेपर 3 है। मेजर पेपर 1 आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके थे। यहाँ पे आपको MJ2 पढ़ना है, MJ02 और MJ03 पढ़ना है। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर पेपर। MJ का मतलब मेजर पेपर वो है 3। थर्ड मेजर पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत है? थर्ड मेजर पेपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड मेजर पेपर हमारा क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। थर्ड मेजर पेपर हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में क्यों डाला गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है कि क्यों आखिर ये सिलेबस में आपके डाला गया। कोई सिलेबस बनाने वाला है, क्यों आखिर इस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में डाला, वो भी सेमेस्टर 2 में। आखिर ये सिलेबस बनाने वाला आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है सेमेस्टर 2 के लिए, तब इसीलिए ये पेपर डाला हुआ है। तो बोलता है द कोर्स एम्स टू हेल्प लर्नर टू अक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिस्टम। बोलता है जो सिलेबस बनाने वाला था उसने ये सोच के सिलेबस डेवलप किया है कि जो इसके लर्नर है, जो सीखने वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प हो किसके बारे में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, इसलिए सिलेबस डिजाइन किया गया। एंड लर्न टू लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। यानी सिलेबस को बनाने के पीछे जो रीजन है, वो पहला रीजन क्या है कि ये जानकारी होना चाहिए कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट जो कॉमर्स का है उसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए और इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इसमें हम लोग अपना अकाउंटिंग करेंगे, कैसे हम लोग इसमें अपना रिकॉर्डिंग करेंगे। इस बात का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट आगे जाके कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने आप को अच्छा बना सके। अब सवाल है लर्निंग आउटकम्स। ये तो ऑब्जेक्टिव था पढ़ने का। लर्निंग आउटकम्स का मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे इससे। ये यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में क्यों डाला कि यहाँ के स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिस्टम का, और उनको ये भी पता चले कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, वो बनाने का टेक्निक भी सीख जाए। दूसरा, अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे क्या हासिल होगा। तो पहला देखो एक करके क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो फर्स्ट बोलता है कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट यूजिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। यहाँ उस बच्चे को ये भी पता चल पाएगा कि हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, मतलब टैली में या बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वहां पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो आप सबसे पहले ऑफलाइन में बनाएंगे तब तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। तो पहले हम आपको सिखाएंगे कि ऑफलाइन मानी कॉपी में आप अपने कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो सीखेंगे, आपको वो सीखने को मिलेगा। दूसरा, आप प्रिपेयर कर सकते हैं बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्गठन, कंपनी का आंतरिक पुनर्गठन। उसमें उसके बाद मतलब आंतरिक पुनर्गठन अगर कोई कंपनी कर लेती है तो उसके बाद उसका बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये भी आप सीखेंगे यहाँ पे। तीसरा, आप सीखेंगे, एनालाइज करेंगे द केस स्टडी ऑफ मेजर अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। भारत में कंपनी के एकीकरण के केस को स्टडी करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि भारत की कंपनियां एक दूसरे से मिल जा रही है। जैसे अभी आप देखिए एक बड़ा अमलगमेशन हुआ है, अमलगमेशन को हम लोग एकीकरण बोलते हैं। VI का, वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग कंपनी थी, दोनों एक दूसरे से लड़ती थी, कंपटीशन था दोनों का। आज क्या ऐसा हुआ कि दोनों बराबर एक कंपनी बन गई। आज क्या बन गया, सॉरी VI6 लिख दिया, ये कौन सा बन गया जी, वोडाफोन आइडिया भी क्या बन गया है, VI बन गया। ऐसा क्या हुआ कि जो दो दुश्मन कंपनी थी, दोनों आपस में कंपटीशन करता था, तो दो दुश्मन कंपनी दोस्त कैसे बन सकता है। क्या ऐसा प्रॉब्लम इंडिया में आ रहा है कि कंपनियों को मर्ज होना पड़ रहा है, अमलगमेट होना पड़ रहा है। भारत में बहुत सारी कंपनियां अमलगमेट हुई है, मारुति सुजुकी अमलगमेशन है, मिल गया एक साथ। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो अमलगमेट होकर बिजनेस कर रही है। तो आखिर भारत का मार्केट ऐसा क्या कर रहा है, या भारत के मार्केट में ऐसा क्या वीकनेस है कि कंपनियों को मजबूरी में अमलगमेट होना पड़ रहा है। इसके कारण को हम लोग जान पाएंगे। ये चीज आपको केस स्टडी समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है भारत में अमलगमेशन होने के, और आप ये बात भी बताने में सक्षम हो जाएंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग
ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो फाइनल रिपोर्ट बनता है उसको आप ई फाइलिंग यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कैसे फाइल करके भेजेंगे। अब किसी कंपनी में आप अगर बैठ गए ऐसे पोस्ट पर तो आपको हर साल कंपनी का रिपोर्ट ई फाइल करके मतलब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन फाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, जो भारत सरकार का कंपनी का मंत्रालय है, उसके पास आपको भेजना पड़ेगा। तो ये भी आप सीखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो ये सारा काम वो कर पाएगा अपने लाइफ में। यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ाना चाहती है वो समझ गए। स्टूडेंट पढ़ेगा तो स्टूडेंट को क्या फायदा होगा वो समझ गए। अब चलते हम लोग क्या पढ़ना इसके अंदर है। ये बहुत काम का चीज़ है। आपका सिलेबस ऐसे कोई रात में सोए और सुबह उठ के नहीं बना दिया, बहुत कुछ सोच समझ के डेवलप किया गया कि अगर बच्चा सही तरीके से इसको पढ़ता है तो ये सारे चीज़ उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो ये सारा काम कर सकता है। आपके ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का है। हमेशा याद रखिएगा ना, एक मार्क्स ना, एक जो है यहाँ क्रेडिट है, एक क्रेडिट जो होता है वो 25 नंबर का होता है। तो यहाँ 4 क्रेडिट है तो 25 × 4 करेंगे 100 नंबर का, ठीक है। उसमें से एक क्रेडिट का आनी, ये है SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, जो 25 नंबर का होगा, जिसको हम इंटरनल एग्जाम बोलते हैं, जो बीच में होता है। और ये आपके कॉलेज में ही होगा, इसके लिए एग्जाम सेंटर नहीं होता है। और इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESE जो है वो 75 नंबर का होगा, इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा और वहाँ जाके आप 6 महीने के बाद आप उसका एग्जाम लिखोगे। जो एंड सेमेस्टर एग्जाम अभी आप सेमेस्टर 1 का लिख चुके हो, तो ये आपको समझ में आ गया कि 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा और 75 नंबर का आपका क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आपको पता है, क्योंकि मेजर पेपर का आप एग्जाम लिख चुके हो तो आपको आइडिया है कि कैसे पूछा जाएगा। अब चलते हम लोग कोर्स कंटेंट, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो बहुत ही मजेदार है। शुरुआत करते हैं कोर्स कंटेंट। सबसे पहला यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। कुछ आपको याद हो रहा होगा, 12th में पढ़े थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड, लेकिन अकाउंट्स का थोड़ा सा 11th 12th में जो आप पढ़े थे उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। जहां आप 12th में छोड़े थे ये वहां से शुरू करेगा। बात समझ गए। 12th में आप जहां छोड़ दिए थे ये वहां से क्या करेगा, शुरू करेगा। देखिए आप 12th में लास्ट टॉपिक पढ़ते थे टाइप्स ऑफ शेयर के बाद इशू एंड प्रोराटा अलॉटमेंट लास्ट पढ़े थे। आप याद कीजिएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट तक ही पढ़ के छोड़े थे आप। और ये क्या किया, सबसे पहले शुरू कहां से किया, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सबसे पहले आप अगर 11th 12th में याद होगा तो 12th में आप प्रोराटा तक ही पढ़े थे, जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते थे। ओवर सब्सक्रिप्शन विथ फॉरफीचर यहां तक आप पढ़े थे। और ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर फॉरफीचर हो जाता है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और फॉरफीचर अगर अलॉटमेंट में एरियर होके होता है तो वो कहलाता है प्रोराटा। और लास्ट टॉपिक आपके बुक में देखिएगा, सबसे लास्ट टॉपिक में एक टॉपिक होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी था और साथ ही साथ एरियर भी था, यानी फॉरफीचर भी था और फॉरफीचर अलॉटमेंट भी था, तो उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये आप नहीं पढ़े हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, बुक कैसे बिल्ड करेंगे, छोटा सा थ्योरी है। उसके बाद फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर आप पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। उसके बाद आपको इशू ऑफ राइट शेयर पढ़ना है, अधिकार अंश कैसे जारी करेंगे उसके बारे में पढ़ना है, बोनस शेयर के बारे में पढ़ना है, ESOP पढ़ना है। ये सब आप 12th में नहीं पढ़े थे, कोई भी नहीं। अब आप सोचिएगा कि हमारा 12th में तो किया हुआ, नहीं पढ़े आप, सिर्फ बेसिक चीज पढ़े हैं ABCD। वो ABCD यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ उससे थोड़ा एडवांस जाएगा। बोनस शेयर के बारे में पढ़ेंगे, बोनस शेयर क्या होता है, ESOP एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाईबैक ऑफ शेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अपने ही शेयर को अगर कंपनी खुद खरीद लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। उसके आगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, जो आप नहीं पढ़े थे 12th में। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप इक्विटी शेयर का इशू पढ़े हैं, रिडम्पशन नहीं पढ़े हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडीम करें वो पढ़ेंगे। और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे। यहाँ पे इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं फर्स्ट में। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा ये आपको पढ़ना है। यानी एक कंपनी अपना PL और बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, एक कंपनी अपना PL और बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, आज तक नहीं पढ़े आप। सोल ट्रेड का पढ़े हैं, वो ट्रेडिंग बनाता है, PL बनाता है, बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट नहीं बनाने सीखे, वो बनाना, वो भी बनाना है एज पर कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी मैनुअली एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। आपको हाथ से भी बनाना है कॉपी में, तो आपको तो एग्जाम कॉपी में ना देना है,
अब बोलता है सॉफ्टवेयर में भी बनाइए, लेकिन आपका कॉलेज अगर सॉफ्टवेयर में बनाने का परमिशन देगा तो ये बनेगा। कॉलेज के पास सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे ऑनलाइन बना के देखेंगे तभी ना हमको जॉब मिलेगा। लेकिन ये कॉलेज का है, ये कॉलेज नहीं बनवाता है, तो बच्चा को नहीं समझ में आता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर में किसको कैसे डेवलप करेंगे। अब उसको नौकरी मिल रहा है, लेकिन कंपनी बोल रहा है कि जो तुम हाथ से बनाते हो ना बाबू को पेज में, उसको एप्लीकेशन में बनाना है, सॉफ्टवेयर में। अब बच्चा सीखा नहीं, लेकिन ये बनाया गया सिलेबस की कॉलेज को ये की ड्यूटी है कि सॉफ्टवेयर में कैसे जाएगा उसको सेट करना है। और अगर नहीं सिखा रहा है कॉलेज तो सोचिए अपने बच्चे को लॉस पहुंचा रहा है। तो मैनुअली बनाने तो हम आपको सिखा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में तो हम आपको नहीं सिखा सकते, ये कॉलेज का ड्यूटी है। कॉलेज को क्या करना चाहिए, इसके लिए स्टूडेंट को उठा के किसी बड़े इंडस्ट्री में ले जाना होगा, वहाँ कैंपस मतलब टूर कराना होगा, 2-4-10 दिन वहाँ रखना होगा किसी के अंडर में, और देखना होगा कि कैसे वहाँ अकाउंटिंग का काम किया जाता है। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट जिसको गुडविल बोलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट को क्या बोलते हैं, गुडविल। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो गुडविल का वैल्यूएशन तो आप 12th में थोड़ा बड़ा पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन शेयर का वैल्यूएशन आप नहीं पढ़े कि शेयर का वैल्यू कैसे निकलता होगा मार्केट में। बस ये पढ़ें कि एक शेयर का दाम 10 रुपये है, ये 10 रुपये कैसे आता है, अपनी मर्जी से रख दीजिएगा या मार्केट में डिसाइड करता है। तो मार्केट डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का कीमत क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे आपको। उसमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, मार्केट वैल्यू एडेड है, सब हम बताएंगे आपको। इसमें सिंपल प्रॉब्लम पढ़ना है, टफ नहीं पढ़ना है। कौन सा प्रॉब्लम पढ़ना है, सिंपल प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। याद रखिएगा सिंपल प्रॉब्लम, आसान आपको पूछा जाएगा। 3rd यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनी। 3rd यूनिट में क्या पढ़ेंगे, अमलगमेशन ऑफ कंपनी। और 2 चीज है, एक चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ कंपनी और एक चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्गठन, और यह है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है 2 कंपनी का आपस में मिलना, एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड, ये लोग अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया, ए को और बी को, और नया कंपनी बना दिया ए बी लिमिटेड। याद कीजिए, ऐसा कहीं हुआ है अभी, ऐसा कहीं हुआ है, वोडाफोन आइडिया के साथ तो ऐसा ही नहीं हुआ है। वोडाफोन प्लस आइडिया, वोडाफोन भी अपना धंधा बंद, आइडिया भी अपना धंधा बंद, दोनों बंद करके क्या बना दिया, VI बना दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब कंपनी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, जब कंपनी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, इंटरनल मतलब कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर अंदर से चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है दोबारा बनाना, पूरा स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मशीनरी चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी सब कुछ अगर कंपनी बदल देती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे एक सिंपल सा याद रखिएगा, स्कूटर है, एक है स्कूटर अंदर से इंजन सेम रहने दिया जाए और खाली बाहर का लुक चेंज कर दिया जाए, पेंट करा दिया जाए, बढ़िया से सब कुछ लगा, देखने में अच्छा लगने लगा, तो इसका मतलब क्या, अंदर इंजन वही है, तो इसका मतलब उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाहर ना चेंज हुआ है। और अगर इंजन बहुत अच्छा कर दिया जाए, बाहर वैसे ही रहे, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो कंपनी के अंदर पूरे सिस्टम को बदल दिया गया, बाहर से वैसे ही कंपनी है, तो ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो 2 चैप्टर, एक है अमलगमेशन, दूसरा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब हमको यूनिट 4 में पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये भी एक अलग यूनिट है, एक अच्छा चैप्टर है, लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा सारे चैप्टर में। और लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 5 में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। उसमें आपको पढ़ना है मोड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और बोलता है इंट्रोडक्टरी। सिंपल प्रॉब्लम इसमें भी पढ़ना है, बहुत टफ प्रॉब्लम में नहीं जाना, सब में सिंपल प्रॉब्लम लिख दिया, तो सिंपल प्रॉब्लम ही आप पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस लिखा है एज पर सिलेबस आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस, देखने में तो 5 यूनिट लग रहा है। अच्छा, 6ठा यूनिट भी है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थोड़ा और टफ दे दिया। आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी आप कंपनी में जब काम कर रहे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, तो आप रिपोर्ट करेंगे ना, उसके लिए क्या करना है, मीनिंग पढ़ना है, नीड पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कैसे बनाएंगे एनुअल रिपोर्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग है। कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या क्या होगा, मैंडेटरी और वॉलंटरी डिस्क्लोजर थ्रू एनुअल रिपोर्ट क्या होगा, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ
ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे करेंगे, और ई फाइलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट कैसे करेंगे कंपनी का, ये आपको लिखना। और साथ ही साथ XBRL फाइलिंग विथ स्पेसिफाइड प्रैक्टिस, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका कॉलेज का मामला है। तो यहाँ तक हम आपको बताएंगे। और यहाँ लिखा है नोट में, बड़ा अच्छा चीज़ लिखा है यहाँ पे, द सिलेबस इज टू बी कवर्ड इन रेफरेंस टू रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो आप सिलेबस पढ़ेंगे वो अभी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, पुराना सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे। एंड यस, एंड INDS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी अप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एनी रिवीजन ऑफ रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर कवर्ड अबव द अबव वुड बिकम अप्लीकेबल। ये हालांकि बोलता है यूनिवर्सिटी, करता नहीं। बोल क्या रहे हैं कि अगर इसमें हल्का भी चेंज हुआ ना तो हम एग्जाम में चेंज वाला पूछेंगे, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी करता नहीं है, पुराने सिलेबस नहीं पूछता। बट यहाँ सिलेबस में साफ लिखा है कि अगर कोई चेंज हुआ, मान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई चेंज हो गया बीच में, आप पढ़ रहे हैं और पढ़ लिए उसके पुराना सिस्टम और नया सिस्टम आ गया, तो यूनिवर्सिटी ये कहता है कि हम नए वाले से पूछेंगे। हमारे यहाँ क्या हुआ, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब हमेशा क्या पढ़ना होगा, जो लेटेस्ट वाला होगा वो पढ़ना होगा। बात समझ गए, ये CA में पढ़ना होता है लेटेस्ट वाला। बाकी अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या क्या है वो तो हम लोग यहाँ देखना है क्या करना है। बुक के लिए रेफरेंस ऐसा ऐसा बुक का दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुक के लिए सबसे बेस्ट बुक ये वाला आप खरीद लीजिएगा, SK सिंह का ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग SBPD आगरा, ये बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, MC शुक्ला TS अग्रवाल का भी बुक आता है, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला हम लोग को मिला ही नहीं, तो पता नहीं है कि अपडेट किया कि नहीं किया। लेकिन ये बुक मिला भाई, एकदम अपडेटेड बुक आपको मिलेगा। इसमें भी बहुत सारी कमियां, लेकिन सब बुक ऐसे ही हैं। आप कोई भी अच्छा बुक ले लो, सारा में सिलेबस मैच ही नहीं करता पूरा। तो ये एक बुक है जिसमें आपको लगभग सिलेबस मैच करेगा। कोई दिक्कत है, लगभग सिलेबस क्या होगा, मैच होगा। बाकी किसी में आपका सिलेबस मैच नहीं करता, ये कॉपी पेस्ट कर देता है यूनिवर्सिटी वाले लोग, जहाँ से पाता है वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता है कि लो बुक खरीदते रहो। तो इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस देख लिए कि क्या क्या हमको कॉर्पोरेट में पढ़ना है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसे एग्जाम होगा, है ना। अब एग्जाम का पैटर्न तो आप समझ गए, 75 नंबर जैसे अभी आप दे के आए हो, और 25 नंबर इंटरनल होगा। और ये पूरा सिलेबस आपके लिए बहुत ही टफ सिलेबस होगा, आसान आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप जो पढ़े हैं 12th में कंपनी, वहाँ से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है जहाँ तक आप पढ़े हैं वहाँ तक क्वेश्चन हम बनाएंगे हम इशू ऑफ शेयर से शुरू से बनाएंगे, लेकिन फास्ट बनाएंगे, फास्टली चलेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद करना होगा अपना 12th क्लास, और फास्टली हम लोग पहुँचेंगे एकदम सीधा। देखो यहाँ क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ शेयर, यानी टाइप्स ऑफ शेयर में हमको पढ़ना है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दो ही टाइप होता है, और उसके बाद सीधा प्रोराटा में पहुँच गए। यानी इसका मतलब है कि बाकी नहीं होता था इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तो हमको पढ़ना नहीं, प्रीमियम हो गया। उसके बाद कॉल्स इन एरिया और कॉल्स इन एडवांस सब पहले पढ़ लेना है, वो सब नहीं पूछेगा सीधा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वो भी प्रोराटा। और प्रोराटा अलॉटमेंट थोड़ा आगे जाएगा तो टफ एक टॉपिक आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में इसके सिलेबस को, और बताएंगे कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चैप्टर 1 से, यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी के कॉन्सेप्ट को, फिर बताएंगे टाइप्स ऑफ शेयर को, फिर हम लोग आगे अकाउंटिंग के पोर्शन में चले जाएंगे।